अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम सईदा कामना नदीम. आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th. Today we are going to study the remaining part of cellular organization, which is multicellular organisms. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे बात की थी और हम लोगों ने पढ़ी थी 3 टाइप्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 को डिटेल में स्टडी किया था, जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी और थी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. हम लोग ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी किया था एमीबा को, पैरामीशियम को और यूग्लिना को, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं. फिर हमने पढ़ा था कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को, और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये स्टडी किया था कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे इकट्ठे रह रहे थे इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी. और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ने एग्जांपल देखी थी वॉलवॉक्स की. आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल. तो हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि मिलके बनते हैं मैनी सेल से, यानी मल्टीपल ऑफ सेल से. स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ह्यूमन बीइंग्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स भी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं. लेकिन जो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स को, वो है फ्रॉग की और मस्टर्ड प्लांट की. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सरसों के पौधे के बारे में तो सुना ही होगा, और आप लोगों ने साग भी खाया होगा, और आप लोग बहुत शौक से खाते होंगे, आप लोगों को पसंद भी होगा यकीनन साग. तो हम लोग आज मस्टर्ड प्लांट के बारे में ही बात करने जा रहे हैं. अगर हम लोग मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम देखें तो वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. हम देखते हैं कि ये जो मस्टर्ड प्लांट है ये सर्दियों के मौसम में बोया जाता है, और इसके सीड्स भी सर्दियों के मौसम में ही जो है वो ग्रो करते हैं. इसी तरह अगर हम लोग ये देखें कि सरसों का पौधा जो है वो उसके अंदर जो है वो किस कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो हम लोग को वो येलो कलर के फ्लावर्स, यानी वो जो सरसों के पौधे को अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर येलो कलर के जो है वो हम लोग को फ्लावर्स भी नजर आते हैं, जो बहुत ही जब खेतों में लगते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं. कि सरसों के पौधे की या मस्टर्ड प्लांट की हम लोग डायग्राम देखें तो उसके अंदर आप लोगों को जो है वो लीव्स नजर आ रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा रूट्स आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, येलो कलर के स्टेम्स नजर आ रहे हैं. जितने भी आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं इनके जो है वो डिफरेंट फंक्शंस है. स्टूडेंट्स, हम लोग मस्टर्ड प्लांट की प्लांट बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होती है वेजिटेटिव प्लांट बॉडी और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव प्लांट बॉडी. अगर हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करें तो वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स है, स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं, जो कि किसी भी किस्म की रिप्रोडक्टिव जो एक्टिविटी है या रिप्रोडक्शन है उसका हिस्सा नहीं लेती. लेकिन अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर्स, जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको या नेक्स्ट जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने में क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं. इसके अलावा अगर हम लोग ये देखें कि मस्टर्ड प्लांट के यूजेस कौन कौन से हैं, तो हम लोग मस्टर्ड प्लांट को एज अ वेजिटेबल भी यूज कर सकते हैं. जैसे हम लोग साग जो है वो उसको खाने के तौर पे, सब्जी के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं. और अगर हम लोग देखें कि इसके सीड्स जो हैं मस्टर्ड प्लांट के वो किस तरीके से यूज हो सकते हैं, तो वो जो सीड्स होते हैं मस्टर्ड प्लांट के उनसे एक्सट्रैक्ट होता है ऑयल, जिसको हम लोग सरसों का तेल भी कहते हैं, और वो हम लोग जो है वो अपने बालों पे लगाते हैं, ठीक है. इसके अलावा हम लोग जो है वो उसको कुकिंग ऑयल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. अक्सर लोग जो हैं वो सिर्फ अपने बालों को अच्छा करने के लिए या ग्रो करने के लिए जो है वो सरसों का तेल जो है वो यूज करते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो होते हैं वो सरसों के तेल को कुकिंग ऑयल के तौर पे भी यूज करते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे जो है वो फायदे भी होते हैं. फ्रेंड्स, अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल, वो है बहुत ही कॉमन सी, और वो है फ्रॉग, जो आप लोगों ने जो है वो आम घरों में भी आप लोग देखते हैं, ठीक है. इसके अलावा अगर आप लोग कहीं पे बाहर चले जाएं तो वहां पे भी आप लोग को जो मेंढक है वो नजर आते हैं, ठीक है. आम सा ही एक एनिमल है, बहुत ही कॉमन है. स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें इसका साइंटिफिक नेम क्या है तो वो बहुत मजे का है, और वो है राना टिग्रीना. और हम देखते हैं कि अगर एक्सटर्नली यानी इसकी मॉर्फोलॉजी हम लोग देखें फ्रॉग की,
तो हम देखते हैं कि इसके अंदर आप लोगों को जो है वो फ्रॉग की 2 आंखें नजर आएंगी, ठीक है, इसके अलावा ईयर ड्रम्स नजर आएंगे, इसके अलावा 2 नॉस्ट्रल्स नजर आएंगे। और हम देखते हैं इसके अंदर जो है वो जैसे हमारी जो है आंखों की 2 आईलिड्स होती हैं, एक जो है ये अपर होती है और एक लोअर आईलिड होती है। लेकिन अगर हम लोग फ्रॉग में देखें तो वो आप लोग को 3 आईलिड्स नजर आती हैं, और वो एक होती है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, थर्ड आईलिड वो उनकी होती है, और जिसको हम कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और इसके अलावा जो हम देखते हैं फ्रॉग के बारे में, तो ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। जब इसके बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज, और जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो वो इसके डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। उसी तरह जिस तरह ह्यूमन बींग्स के या बाकी प्लांट्स के या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरह फ्रॉग के भी जो है वो ऑर्गन्स होते हैं, और ये बहुत ही वेल डेवलप्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है ये इसकी जो अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिस तरह के एक ह्यूमन बीइंग का होता है या एनिमल का होता है, ठीक है, उसी तरह जो है ये फ्रॉग भी जो है इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर रखने वाला जो है वो एनिमल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जब इसके बहुत डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। जैसे हम देखते हैं इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अपना प्रॉपर होता है, नर्वस सिस्टम भी होता है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, और मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सिस्टम्स जब इसके मिलते हैं तो ये एक कंप्लीट जो है ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जो साइंटिफिकली जो इसका हमने नेम रखा वो है राना टिग्रीना, और जो कि मेंढक या फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अगर हम लोग फ्रॉग के ऑर्गन सिस्टम्स की बात करें तो सबसे पहले जो ऑर्गन सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखें तो जिस तरह एक ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसी तरह ऑलमोस्ट जो है वो इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्टमक है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, ठीक है, ये सारे के सारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं ये सब के सब मिलकर जो है वो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं और फ्रॉग को हेल्प कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसके बाद अगर हम लोग इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लें तो इसके अंदर जो है वो हम लोग देखते हैं जिस तरह हमारे अंदर जो है वो नॉस्ट्रल्स होते हैं, इसी तरह फ्रॉग के अंदर भी नॉस्ट्रल्स होते हैं। फिर जो है वो इसके अंदर वॉइस बॉक्स यानी लेरिंग्स भी होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 2 लंग्स होते हैं जो कि इसकी ब्रीदिंग में जो है वो हेल्प करते हैं, और एक्सलेशन या इनहिलेशन में जो है वो प्रॉपर जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म होते हैं उसी तरह फ्रॉग के अंदर होता है जिस तरह के ह्यूमन बींग्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। इसी तरह फ्रॉग के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वैसा ही होता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग में होता है, और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है। फिर हम देखते हैं कि जो इसका हार्ट होता है वो ब्लड पंप करता है थ्रू आउट इट्स बॉडी, और ब्लड जो है वो किसके थ्रू जो है मूव करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है इसकी बॉडी के अंदर मूव करेगा, और ब्लड जो है वो कैरी करेगा डिफरेंट मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, और वो सेल्स को और डिफरेंट टिश्यूज को पहुंचाएगा। अगर हम लोग फ्रॉग के यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो है वो जैसे हमारे अंदर किडनीज होती हैं वैसे ही एक फ्रॉग के अंदर भी होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, और इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर होता है और क्लोएका होता है, जो कि हम देखते हैं किडनीज जो है वो इसकी एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, यानी इसकी बॉडी का जो वाटर होता है उसमें जो एक्सेस वाटर होगा उसको क्या कर देंगी, एक्सक्रीट आउट कर देंगी। और इसके अलावा जो अगर सॉल्ट्स ऊपर नीचे होंगे तो सॉल्ट्स को भी जो है वो अगर एक्सेस सॉल्ट्स हैं तो उनको भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगी विद वाटर, ठीक है। और थ्रू हम देखते हैं ये जो सारी फिल्ट्रेशन हो रही है, ये सारी की सारी फिल्ट्रेशन होगी थ्रू किडनीज। तो इसका यूरिनरी सिस्टम भी जो होता है वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे के अंदर जो है वो काम करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर भी टेस्टिस होते हैं जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन कराते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि स्पर्म डक्ट है, और लास्ट पे जो है वो क्लोएका है। और अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ओवरीज हैं जो कि एग की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी, और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ओविडक्ट है, और फिर यूट्रस है और क्लोएका है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फ्रॉग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें यानी सीएनएस की बात करें तो वो 2 कंपोनेंट्स पे जो है वो मुश्तमिल होता है। जैसे कि हम देखते हैं ब्रेन, और दूसरा है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। जैसे अगर हम लोग एक ह्यूमन बीइंग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग का नर्वस सिस्टम भी जो है वो बिल्कुल वैसा ही होता है। ये भी इसकी जो फ्रॉग की कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर हेल्प करता है। जैसे हम देखते हैं कि ब्रेन भी जो है वो डिफरेंट जो है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, और इसके अलावा जो है वो हम देखते हैं कि इसकी जो
न्यूरॉन्स होते हैं ये जब कंबाइन करते हैं तो ये डिफरेंट नर्व्स बनाते हैं, और ये नर्व्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, न्यूरॉन्स या जो नर्व्स होती हैं ये हमारे मैसेजेस को, या फ्रॉग की जैसे हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं तो फ्रॉग के मैसेजेस को जो है वो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कराती हैं। और हम देखते हैं इसी तरह जो है वो हम देखें कि ब्रेन जो है फ्रॉग का वो किसके अंदर इनक्लोज होता है, वो इनक्लोज होता है एक स्कल के अंदर यानी खोपड़ी के अंदर। और वो जो स्कल होती है वो एक्चुअली करती क्या है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर हम लोग फ्रॉग की स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो फ्रॉग की स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो किसी भी इंजरी से बचने के लिए किसके अंदर प्रोटेक्टेड होती है एक बैकबोन में या वर्टिब्रल कॉलम में। अच्छा, अगर हम लोग इन नर्व्स का फंक्शन देखें तो ये नर्व्स क्या काम करती हैं, ये ट्रांसमिट करती हैं नर्व इम्पल्सेस को, यानी फ्रॉग का जो मैसेजेस होते हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। और इसी तरह फ्रॉग के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो मैसेजेस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाएंगी और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को वापस भिजवाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी के सारी जो फ्रॉग की बॉडी की कोऑर्डिनेशन होती है वो किसके अंडर कंट्रोल होती है, वो कोऑर्डिनेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंडर कंट्रोल होती है। जिस तरह हमारी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो भी हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, या अच्छे तरीके से जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के हेल्प के बगैर जो है वो कभी भी जो है वो फुलफिल या हम जो है वो अकम्प्लिश नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम लोग फ्रॉग की जितनी भी एक्टिविटीज हैं या उसके बॉडी के फंक्शंस हैं वो उसके नर्वस सिस्टम के बगैर अकम्प्लिश होना बहुत ही मुश्किल होते हैं, यानी वो परफॉर्म नहीं हो सकते नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन के बगैर। फिर अगर हम लोग इसका फ्रॉग का स्केलेटल सिस्टम देखें तो इसका स्केलेटल सिस्टम भी बिल्कुल जैसे हमारे अंदर जो है वो बोन्स होती है और हमारी बोन्स जो है वो कवर होती है विद स्केलेटल मसल्स, इसी तरह जो है अगर हम लोग फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग का स्केलेटल सिस्टम भी जो है वो दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बोन्स और उसके मसल्स, तो हम देखते हैं इसकी बोन्स होती हैं और इसकी बोन्स जो है वो कवर्ड होती हैं विद स्केलेटल मसल्स, और इसकी सारी की सारी मूवमेंट जो होती है फ्रॉग की वो किसकी हेल्प से होती है, इसकी बोन्स की मूवमेंट और इसके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। जी स्टूडेंट्स, तो हमने अपने पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में 3 टाइप्स के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस देखी। हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, फिर हमने देखा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को, और आज हमने जो डिस्कस किया डिटेल में वो थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये तीनों की तीनों ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को जो क्विज है वो एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि इसमें से आपको कितने % क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं, और अगर आप लोग को इनके आंसर्स नहीं आते तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो है व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल। ठीक है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो हमारे पास सवाल है वो है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने स्टडी की उसके अंदर एमीबा है, पेरिमीशियम है और है थर्ड पे यूग्लिना। तो इन एग्जाम्पल्स में से आप कोई सी 2 याद कर लें या फिर तीनों ही याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तीनों आप लोग जो है इसके आंसर में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे क्विज का है वो है व्हाट इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे इकट्ठे इन अ फॉर्म ऑफ कॉलोनी रहते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी वॉल्वॉक्स की। तो जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन तो उसके अंदर आप लोग जो है वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जाम्पल भी आप लोग जरूर लिखेंगे। तो ये पूरा का पूरा छोटा सा पैराग्राफ है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है वो है हमारे पास डिफाइन यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स मैंने आप लोगों को जैसे बताया था वो सेल्स होते हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी जैसे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ये सब के सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मिलकर बने हुए यूकैरियोटिक सेल्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वो है डिफाइन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मिलके बने होते हैं मैनी सेल से, यानी बहुत सारे यानी मिलियंस ऑफ सेल से जो ऑर्गेनिजम्स मिलके बने होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस की थी एग्जांपल फ्रॉग की और मस्टर्ड प्लांट की।
इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रॉग। तो फ्रॉग के बारे में आप लोगों ने सबसे पहले उसका नाम लिखना है साइंटिफिक, जो कि है राना टिग्रीना, और उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि ये जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुए है, और जब सेल्स मिलते हैं इनके तो बनाते हैं टिश्यूज, और जब टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और फिर एक कंप्लीट फ्रॉग बनता है। और उसके जो है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की भी डिटेल है जो आप लोग जो है इसके अंदर देख सकते हैं कि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, और उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है। इसके बाद हम लोगों ने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी मस्टर्ड प्लांट के अंदर, जैसे कि एक वेजिटेटिव पार्ट्स की थी और दूसरी थी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। ये मस्टर्ड प्लांट के पैराग्राफ के अंदर जो है वो थोड़ी अंदर करके लिखी हुई है, लेकिन ये पूछी जा सकती हैं आपसे एग्जाम्स में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप हाईलाइट कर लें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, और इसके अंदर हम देखते हैं रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं और ब्रांचेस हैं मस्टर्ड प्लांट की। और अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है डिफाइन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं मस्टर्ड प्लांट के जो कि उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, और इसके अंदर आ जाते हैं उसके फ्लावर्स। फिर अगर हम लोग देखें कि ये जो हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी, तो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा आ सकता है। तो इसके अंदर आ सकता है कि मस्टर्ड प्लांट पे आप नोट लिखें, तो आपने पूरा मस्टर्ड प्लांट को जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जो जानते हैं वो आपने जो है वो एज लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी उसकी डेफिनेशन है, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, और फिर उसकी आ जाएगी वॉल्वॉक्स की एग्जाम्पल। और इसके अलावा जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे जो है वो पिछले एग्जाम्स में जो है वो पूरा नोट भी आया हुआ है, यानी तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को आपने डिस्कस करना है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह डिस्कस करना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, फिर जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, और फिर उसके एग्जांपल्स जो है वो आपने डिटेल में लिखनी है, क्योंकि उसके अंदर दो एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस किए हुए हैं, फ्रॉग की और मस्टर्ड प्लांट की, तो वो आपको डिटेल में लिखनी पड़ेगी। और जो यूनिसेलुलर और कॉलोनियल की उसको आप थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह आपके जो नंबर्स हैं वो मैनेज इजीली हो जाएंगे, क्योंकि टाइम जाहिर सी बात है कम होता है, और आप लोगों ने अच्छे से वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने, तो आप लोगों ने सारा नहीं लिखना, बल्कि उसको आप लोगों ने डेफिनेशन और एग्जांपल ऐसे करके जो है वो आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन को जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे कंप्लीट नोट लिखें। तो आज हम लोग ने डिस्कस किया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अंदर हम लोग ने पढ़ी 3 टाइप्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड पे थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से 2 ऑर्गेनाइजेशंस को आज हमने डिटेल में स्टडी किया, जो कि थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें हमने डिस्कस की डिफरेंट एग्जांपल्स जैसे एमीबा, पेरिमीशियम और यूग्लिना। और फिर हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल देखी जो कि थी वॉल्वॉक्स की, और वॉल्वॉक्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलकर बना रहे थे एक कॉलोनी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।